गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के यूसेस पढ़े थे, आपके ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी थी, किस तरह से वो ऑक्सीजन के साथ आपके मिलकर हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। या फिर मायोग्लोबिन की बात करूँ तो आपका वो क्या करता है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है या फिर ऑक्सी मायोग्लोबिन बनाता है। आपका हीमोग्लोबिन होता है वो किस लिए काम आता है, ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। लंग्स से लेता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए मसल्स या टिश्यू तक लेकर जाता है। वहाँ पर क्या करता है, मायोग्लोबिन को वो ऑक्सीजन दे देता है, खुद डीऑक्सी हो जाता है। देन आपका जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन की लाई हुई ऑक्सीजन को पकड़ता है और टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये एक तरीके से हमने मायोग्लोबिन और आपका हीमोग्लोबिन के इंटर रिलेशनशिप पढ़ी हमने पिछले लेक्चर में। तो अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक आपका करना है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, और उसको कहेंगे बोहर इफेक्ट। और पिछले चैप्टर में हमने एक तरीके से ये भी पढ़ा था, मीन्स पिछले लेक्चर में, कि आपकी कुछ बाइंडिंग एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की आपके हीमोग्लोबिन के साथ और मायोग्लोबिन के साथ। तो अगर हाई प्रेशर होता है तब हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, बट आपका जो मायोग्लोबिन होते हैं उसके पास एक ही हीम ग्रुप होता है, इसलिए वो ज़्यादा जल्दी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में मायोग्लोबिन ज़्यादा जल्दी आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा होती है। पर ऑलमोस्ट सिमिलर बाइंडिंग इफेक्ट होता है आपका ऑक्सीजन का हाई प्रेशर पे, अगर मैं लेकर चलूँ तो, या फिर उसके बारे में बात करती हूँ तो हाई प्रेशर पे तो आपको बता चुकी हूँ कि दोनों की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए वो सेम होगी। बट अगर मैं ऑक्सीजन बाइंडिंग की बात करती हूँ लो प्रेशर पे इन मसल्स में, तो क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी कम होती है लो प्रेशर पर, इसीलिए तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है लो प्रेशर पर, और उसी वक्त पे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। उसकी एफिनिटी ज़्यादा क्यों होती है, उसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में भी, और अभी भी बताया मैंने कि उसके पास सिर्फ एक ही हीम ग्रुप होता है, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो जस्ट जैसे ही ऑक्सीजन आती है उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर। बट आपके हीमोग्लोबिन के अंदर कितने हीम ग्रुप होते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो जब हमारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है उसके बाद जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उसका ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या करता है, आपके pH को लो कर देता है, जिससे कि एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जो क्या पे फेवर करती है, टू रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू मायोग्लोबिन। तो एक तरीके से हमें यहाँ से ये बात भी पता लगती है, जो ऑक्सीजन एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो पीएच मीडियम के साथ भी वेरी करती है। तो ये कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बताया गया है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लोवर्स द पीएच, और इस पीएच सेंसिटिविटी इफेक्ट को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन एफिनिटी वेरी करती है पीएच मीडियम के साथ, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, बोहर इफेक्ट। तो मैं बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ लगने की, बाइंडिंग की, एफिनिटी की बात करती हूँ तो वो डिक्रीज होती है अगर आपका जो पीएच मीडियम है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आपका बोहर इफेक्ट शो करने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है, जो कि है बोहर इफेक्ट के लिए, शोइंग ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व्स ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। वैसे ये वाला हम पहले भी पढ़ चुके थे, जो आपका मायोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन होता है, ये जो कर्व देता है वो क्या देता है, ये तो आपका एस शेप्ड कर्व देता है, आपका क्या है ये, हीमोग्लोबिन। और अगर मैं मायोग्लोबिन की बात करती हूँ तो ये किस तरह से देता है, हाइपरबोलिक कर्व आपका देता है।
तो एक तरीके से आपका जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो आपका बहुत इफ़ेक्ट होता है किससे, कौन से फिनोमिना से, बोहर इफ़ेक्ट से। तो एक तरीके से क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यूज़ तक, और वापस आपका जो CO2 प्रोड्यूस होती है वहाँ से उसको वापस लंग्स तक पहुँचाता है। तो जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से प्रोड्यूस होती है ये डिफ्यूज़ हो जाती है मसल टिश्यूज़ में, और वो एक तरीके से क्या बना लेती है, बायोकार्बोनेट बना लेती है बहुत स्लो रेट पे। तो ये क्या है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है। ये सारे के सारे रिएक्शन जो है हम वैसे पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर बोहर इफ़ेक्ट जो आपका लगता है जो कि pH पर डिपेंड करता है, उसको समझने के लिए वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी आपको दोबारा समझना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन रेड ब्लड सेल्स। ये रिएक्शन को क्या कर देती है, एक्सेलरेट कर देती है। तो जो आपका ज़्यादातर जो CO2 होता है ब्लड में वो किस फॉर्म में कैरिड आउट होता है, HCO3 नेगेटिव से कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, बैक टू द लंग्स वेयर CO2 इज एक्सेल्ड। तो इस तरह से हमारे जो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं आपके, उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ हीम O2 बाइंडिंग इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इसमें कितना है, 1 है, इसमें कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके। तो इसका ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के आपके यहाँ पर 3 प्रोबेबल वेज हैं। फर्स्ट है लीनियर अरेंजमेंट, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका एंगुलर और बेंट अरेंजमेंट, इस तरह से, या फिर एक तरीके से साइडवे सिमेट्रिकल इंटरैक्शन। आपके जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये आसान नहीं होता एक इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रक्चरल नेचर आपका बताना कि वो किस तरह से ऑक्सीजन और हीम आपस में जुड़ते हैं, एक हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में और एक मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर में। तो हमारा जो एक्सरे स्टडीज़ हमने की उसमें हमें शो हुआ कि जो आपका मायोग्लोबिन, ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो आपका ऑक्सीजन हीम ग्रुप से बाइंड होता है इन एन एंड ऑन बेंड ज्योमेट्री विद लीनियर वाले से। तो अभी हमने लीनियर अरेंजमेंट देखी थी फर्स्ट वाली, तो इस तरह से ये इसके साथ एंड ऑन बेंड ज्योमेट्री बनाता है जो कि किस एंगल पे है, 130। तो जैसे आपको ऑक्सीजन बाइंड होता था उसकी जगह पर अगर मैं CO की बात करूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करूँ, तो ये किस तरह से आपका चेन बनाता है, ये इस तरह से लीनियर चेन ही बनाता है आपका। वेयर एज जो आपका CO कॉम्प्लेक्स होता है हीमोग्लोबिन के साथ, इनमें ये चेन्स क्या होती है, बेंट होती हैं। तो वैसे तो ये आपकी क्या है, लीनियर है, बट ये जब कॉम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ तो वो क्या होता है, चेन बेंट हो जाती है। और रीज़न क्या है, स्टेरिक hindrance, because O2 binding site in HB is so shaped that it can accommodate a bent chain only and therefore forces the FeCO chain to be bent। मतलब एक तरीके से आपकी जो वो साइट है, बाइंडिंग साइट जो है ऑक्सीजन की, वो इस तरह से अरेंज्ड होती है या अकोमोडेट करती है कि आपकी जो भी हो वो किस तरह से आपकी होगी। तो इस तरह से इसके पास एक ही चॉइस बनती है और वो क्या है, FeCO chain to be bent। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कुछ आपके जो एल्कली मेटल्स आयन होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ सोडियम पोटेशियम की, या फिर आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन्स की जैसे कि मैग्नीशियम कैल्शियम, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आयन्स होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम और आपका मैं बात करूँ कैल्शियम की, ये क्या होते हैं, क्वाइट सिमिलर होते हैं केमिकली एक दूसरे के साथ, पर डिफरेंट होते हैं इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो एक तरीके से आपकी सेम हो गई, बट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो वो क्या है, डिफरेंट। जो आपके मैग्नीशियम और यहाँ पर पोटेशियम की अगर मैं बात करूँ तो ये इनसाइड द सेल आपकी हायर कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सोडियम और कैल्शियम के
अकॉर्डिंग। ये क्या होते हैं, ये आउटसाइड द सेल होते हैं और कंसंट्रेशन इनकी रिवर्स होती है, मतलब हायर में है तो इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होती है। देयरफॉर मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आर कंसंट्रेटेड इन द सेल वाइल सोडियम एंड कैल्शियम आर कंसंट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल। आपके हड्डियों में कौन सा आपका एक तरीके से एलिमेंट ज़रूरी होता है वो आपको भी पता है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका बोन्स वगैरह की उसमें कंपोजिशन में, कंसंट्रेट में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और ये आपका प्रोटीन्स के स्टेबलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है और हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम की, तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एटीपी के साथ, जो कि रिक्वायर्ड होता है मोस्ट आपकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस में, जिसमें आपका एडिनो ट्राइफॉस्फेट यूज़ होता है। और ये किस में होता है, विद इन द सेल। ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये विद इन द सेल है या आउटसाइड द सेल है। तो जो आपके सोडियम और पोटेशियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आपका किस में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने में। एक ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ये उसका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, किडनीज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं बात करूँ मेमेलियन सेल्स की, तो इसमें आपके जो पोटेशियम होता है वो रिलेटिवली हायर कंसंट्रेशन पे होता है, और जो आपका सोडियम होता है उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। और अगर मैं बात करूँ ब्लड प्लाज्मा की और आपके अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की, उसमें क्या होती है, हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो इस तरह से मेमेलियन सेल और ब्लड प्लाज्मा में इनकी सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन की बात की गई है कि कहाँ हायर होती है और कहाँ लोअर होती है। तो अब हम बात करेंगे सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की। ये दोनों के दोनों एसेंशियल आयंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम आयंस के लिए, तो ये क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नर्व एक्शन और हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। और ये थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट इन एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स। एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ होते ही हैं, और ये क्या करते हैं, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन्स के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोटेशियम आयंस की। ये किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सेल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम। अगर मैं एनिमल सेल्स की बात करूं तो ज़्यादातर में आपकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है, अबाउट 0.15 मोलर होती है, और सोडियम की कंसंट्रेशन लो होती है, अबाउट 0.01 मोलर inside the cells. However, in the fluids outside the cell, concentration सोडियम की हायर होती है और पोटेशियम की आपकी लो होती है। तो इस तरह से ये आपको जो कंसंट्रेशन वाला फैक्टर है ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैमेलियन की बात हो रही है या एनिमल की बात हो रही है, तो किस में ज़्यादा है किस में कम है, आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से आपका कंसंट्रेशन का इनसाइड आउट चलता रहता है एक सेल के अंदर या बाहर। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन इनटू द सेल इज फेवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका सोडियम अंदर आ गया है तो ये वापस हमें भेजना पड़ता है। तो ये किस तरह से होता है, आपके जो सेल को जो आपका सेल होता है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखने के लिए हमें जो सोडियम एंटर हुआ है सेल के अंदर उसको पम्प्ड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी मेंटेन कर रही हैं चीज़ें, जो मेंटेनेंस आपकी चल रही है लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की, तो ये आपको एक तरीके से एक फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि आप कुछ और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस हैं वो भी इसके साथ साथ हो सके। जैसे कि आपका उनमें क्या क्या इन्वॉल्व है, अमीनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स एट्सेट्रा। तो जो आपकी मेटाबॉलिक एनर्जी है वो एक्सपेंड कर जाती है ताकि आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मेंटेन रहे इनसाइड आउटसाइड द सेल।
तो इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोडियम पंप या फिर सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि ये क्या है, दोनों की मूवमेंट से लिंक्ड होती है। तो इस तरह से आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल कांस्टेंट का, ये चलता रहता है। और जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है इन आयंस को मूव करने के लिए, तो वहाँ कहाँ से प्रोवाइड होती है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी। एटीपी आपका एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है जहाँ से हम हर चीज़ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं उस पर। जो आपके किडनी और ब्रेन सेल्स होते हैं, ये 70% एनर्जी एटीपी से ही ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो उन सेल्स की रिएक्शंस में आपका एटीपी मॉलिक्यूल क्या करता है? हाइड्रोलिसिस होने के बाद एडीपी में चेंज हो जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम को सेल के बाहर, और 2 आपके जो पोटेशियम है उनको इनटू द सेल। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपका क्या होता है? एटीपी आ गया, वाटर इनसाइड में आपके सेल के अंदर, ये इनसाइड किसके लिए है? सेल के अंदर 3 सोडियम और आपके 2 बाहर हैं पोटेशियम। तो इसके बाद क्या होगा? ये अंदर चले जाएंगे और ये बाहर चले जाएंगे, और जो आपका एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है वो एटीपी से एडीपी में चेंज हो जाएगा, यानी ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन एक सेल के अंदर कैरिड आउट होती है, जिसे कि सोडियम पंप या फिर सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। और ये किस पर डिपेंड करती है? ऑन द मूवमेंट ऑफ बोथ द आयंस। तो इस तरह से जो नेट रिजल्ट होता है आपका, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की तरफ मूव कर जाएगा पर साइकिल। जितनी बार भी ये रिएक्शन कैरिड आउट होगी, आपका एक पॉजिटिव चार्ज बाहर को निकल जाएगा। तो ये क्या है? एक तरीके से अपने आप में इलेक्ट्रोजेनिक है नेचर में। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रोल ऑफ एंजाइम सोडियम पोटेशियम एटीपेज इन सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी वर्किंग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके ऑब्जर्वेशन में जो एविडेंस हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो आपका बाकी का सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जितनी डिटेलिंग दी गई है, ये आप खुद पढ़ोगे। आपको वर्किंग समझा दी गई है कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम वर्क करता है, और एटीपी जो होते हैं आपके एडीपी में किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रोजेनिक होते हैं नेचर में। तो आगे इसकी थोड़ी सी और इलेबोरेशन दे रखी है सिर्फ, जो कि आप खुद पढ़ोगे। करते हैं हम बायोलॉजिकल रोल ऑफ अल्कलाइन अर्थ। तो जो आपका कैल्शियम आयन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्केलेटल फॉर्मेशन में। हड्डियों में ज़रूरी होता है, आपको पता ही है। और ये क्या करता है? फॉस्फोरस के साथ मिनरल हाइड्रोक्सी ये क्या बनाता है? मिनरल हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जो कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बोन्स का, टिथ का और शेल्स का। और जो इसके बायोकेमिकल आपके रोल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि ये एक तरीके से क्या एक्ट करता है? एज अ मैसेंजर फॉर द हार्मोनल एक्शन। इट एक्ट्स एज अ ट्रिगर फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इट एक्ट्स एज initiation of blood clotting. It also plays a role in the stabilization of protein structure. It helps in the maintenance of rhythm of heart. तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता लगा कि कैल्शियम कितनी सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में मेंटेन रखता है। सिर्फ हड्डियों में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके इसमें आ जाते हैं। तो कैल्शियम आपका मसल्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सिग्नल ट्रांसफ़र करता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, प्रेशर पड़ता है या किसी तरह भी श्रिंकेज होती है, तो वो जो चीज़ होती है, वो जो प्रेशर जो होता है, वो जो ट्रिगर करता है सिग्नल, वो कौन स्टिमुलेट करता है? आपका कैल्शियम। तो नॉर्मल स्टेट में आपकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, क्योंकि आपका जो कैल्शियम होता है वो मसल्स में
मसल्स से आपका पम्प्ड किया जाता है इनटू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ व्हीकल्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SR। तो जो आपकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी 10,000 टाइम्स लेस होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के कंसंट्रेशन से। So, the maintenance of low calcium in concentration in the intracellular fluids is done by chemical process is known as calcium pump। तो अभी हमने पोटेशियम सोडियम सल्फ पंप पढ़ा था, तो अब ये किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? कैल्शियम पंप। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, आपके इनसाइड सेल, आउटसाइड सेल, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इनको एक जगह लिख लो ताकि आपको पता लग सके कि किस में कौन सी है। कैल्शियम के केस में कौन सी होती है, सोडियम के केस में कौन सी होती है, और पोटेशियम के केस में कौन सी होती है। जो आपके नर्व पल्सेस होती हैं वो एसआर मेम्ब्रेन को क्विकली एक तरीके से मैसेज पहुँचाती है या इंड्यूस करती हैं कि वो क्या करे, कैल्शियम की लार्ज अमाउंट को रिलीज़ करे, जो कि आगे आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। तो आपका जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस है वो इंटिमिडेटरी एक्ट करता है नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में। अगर आपको अपनी मसल्स को रिलैक्स करना है तो एक तरीके से उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपकी कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस किया जाए टू देयर रेस्टिंग लेवल्स। और ये कौन करता है? ये आपका ATP करता है, जो कि जो आपका कैल्शियम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक होता है, उससे उसकी हेल्प से आपकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको रिड्यूस करता है। और वो क्या है? ATPase। और ये एक तरीके से वही, देखो इसमें भी वही बात लिखी गई है कि सोडियम पोटेशियम की तरह ये काम करते हैं। तो अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, आपका सोडियम पोटेशियम ATPase आपका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है, सिमिलरली आपका कैल्शियम ATPase एक इंटीग्रल पार्ट है कैल्शियम पंप का। तो ये रही आपकी इसकी रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से है सेम आपकी चीज़ें यहाँ पर भी इसी तरह से ATP जो है आपका हाइड्रोलाइज होएगा, उसके बाद आपका ADP में चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपका यहाँ पर क्या लेके चले, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ तक था आपका सारा का सारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से स्टार्ट करेंगे आपका।